अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी के 15 ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। अब पहला ब्रांच जो है हमारे पास वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, जानदार चीजों के। अब चाहे जानदार के कोई भी ऑर्गन है या फिर जानदार की बॉडी है, उसको बैरूनी तौर पर पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे अगर यहाँ देखिए तो यहाँ हार्ट बनाया हुआ है मैंने। हार्ट के मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो बाहर से जो स्ट्रक्चर है, अब जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन हार्ट का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो हमें नजर नहीं आ रहा। यानी बैरूनी तौर पर पढ़ना या फिर बाहर से किसी भी ऑर्गन को पढ़ना या फिर बॉडी को पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहते हैं या मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। अब दूसरा है हमारे पास एनाटॉमी, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है। अब इसमें हम बाहर से किसी भी ऑर्गन या फिर बॉडी को पढ़ते थे, लेकिन एनाटॉमी में बिल्कुल अंदर की तरफ से, मतलब इसका ऑपोजिट है। बॉडी का अंदरूनी स्ट्रक्चर या फिर किसी भी ऑर्गन का अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हार्ट का अंदरूनी स्ट्रक्चर हम देखें तो हार्ट का अंदरूनी स्ट्रक्चर में, मतलब हार्ट में 4 खाने होते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाए गए ऊपर वाले 2 खाने आर्टरिया कहलाते हैं और नीचे वाले 2 खाने जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो किसी भी ऑर्गन या किसी भी बॉडी को इंटरनली पढ़ना या अंदरूनी तौर पर पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है। तीसरा जो हमारे पास ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम, जैसे सबको पता है कि जानदार चीजें चाहे वो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, उनमें हम सेल्स के बारे सेल से बने हुए हैं। अब चाहे वो प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है, सेल के बारे में पढ़ना, चाहे सेल के अंदर जो भी पार्ट्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना, मतलब मुकम्मल सेल के बारे में पढ़ना सेल बायोलॉजी कहलाता है। चौथा है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जिस तरीके से हमारे बॉडी में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, अब उन टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। अब जिस तरीके से हमारे मसल्स है, हमारे मसल्स टिश्यूज है, तो इन टिश्यूज के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। जैसे अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल ले लें तो प्लांट्स में जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम है, जो कि पानी और खुराक वगैरह का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो इन टिश्यूज के बारे में, चाहे वो प्लांट्स के हैं या फिर एनिमल्स के हैं, टिश्यूज के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। पांचवा हमारे पास है फिजियोलॉजी। अब हमारी बॉडी में मौजूद हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक, एक खास मतलब फंक्शन होता है, काम होता है। तो किसी भी ऑर्गन या फिर बॉडी का फिजियोलॉजी फंक्शन जो होता है, काम जो होता है, उस काम के बारे में पढ़ने को हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं फिजियोलॉजी। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का काम होता है या इसकी फिजियोलॉजी होती है सर्कुलेशन करवाना, ब्लड पंप करना। और अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का काम होता है रिस्पायरेशन करवाना, यानी सांस लेने का अमल करवाना। तो किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। चलते हैं हमारे पास टैक्सोनॉमी। मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ ग्रुपों में अरेंज करके, यानी इनको तरतीब देकर मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड करना और उनको अलग अलग नाम देना साइंटिफिक क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमी। मिसाल के तौर पर जैसे प्लांट्स को अलग ग्रुप में रखा गया और उनको अलग नाम मिला हुआ है प्लांट्स। अब मिसाल के तौर पर जो भी जानदार अपना खुराक बना सकते हैं या फिर अपना खुराक बनाने की काबिलियत या सलाहियत उनमें है, तो उनको प्लांट्स में रखा गया है। जिनमें नहीं है ये सलाहियत या ये काबिलियत, तो उनको एनिमल्स में रखा गया है। और वो जानदार जो बिल्कुल हमें नजर नहीं आते हैं, उनको माइक्रोबायोलॉजी में रखे गए हैं या उनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड करना और उनको अलग अलग नाम देना टैक्सोनॉमी कहलाता है। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में तमाम हम उन विरासत या उन खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं जो माँ बाप से औलाद में आती है। मिसाल के तौर पर अब माँ बाप के जो आंखों का कलर होता है वो औलाद में भी मतलब कभी कभार मैच कर रहे होते हैं, या बायों का कलर हो गया, या हाइट हो गया, या फिर मतलब इस तरीके से बहुत सारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खसूसियात होते हैं, जिनको हम विरासत कहते हैं, जो हमें माँ बाप से मिलते हैं। इन विरासत या इन खसूसियात के बारे में पढ़ने को हम जेनेटिक्स कहते हैं। आठवां है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, यानी बनना, या फिर उसका मतलब बनने को या फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब एम्ब्रियो क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे मेल की तरफ से स्पर्म आता है और फीमेल की तरफ से एग आते हैं। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के मिलने पर, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद,
जो सेल बनता है, जो डिप्लॉयड सेल बनता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद जो इंसानी बुनियाद होती है या फिर किसी भी जानदार मल्टी सेलुलर जानदार की जो बुनियाद होती है, उस बुनियाद को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो एक इस एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनना या इसका डेवलपमेंट करना या फिर इसका बनना क्या कहलाते हैं, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम इकोलॉजी है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार चीजों का बेजान चीजों के साथ जो ताल्लुक होता है, इस ताल्लुक या इस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हम इंसान है, इंसान को सांस लेने की जरूरत होती है। अब सांस हम कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो बेजान है और हम जानदार है, मतलब हमारी जिंदगी का ताल्लुक है मतलब इस ऑक्सीजन के साथ, इस नॉन लिविंग के साथ। तो जानदार चीजों का नॉन लिविंग यानी बेजान चीजों के साथ जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में पढ़ने को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, यानी वो जो गुजरी गई जिंदगी है, गुजर गया जो जमाना है, उसके बारे में पढ़ना फॉसिल्स की मदद से क्या कहलाते हैं, पैलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, अब उस जमाने के रह गई जो भी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर किसी इंसान या किसी जानवर की जो हड्डियां हो गई या उसके ढांचा हो गए या बाल हो गए या फिर ऐसा चीज जो उसकी निशानी हो, यानी उसका जिस्म का जो डीएनए होता है वो किसी भी चीज में अगर रह गया हो, या वो उस जमाने का जानदार चीजों का कोई भी चीज जो कि इस जमाने में हमें मिल जाते हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो इन फॉसिल्स की मदद से पास्ट लाइफ के बारे में जानना या पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ना पैलियोंटोलॉजी कहते हैं इसको, या पैलियोंटोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 11 पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, जैसे बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंस के मालूमात या साइंस के इंफॉर्मेशन या साइंस के इल्म को उठाकर उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके कोई चीज बनाने को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ बायोटेक्नोलॉजी आया हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जानदार चीज को उठाकर या जानदार चीज का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोडक्ट को बनाना, किसी भी चीज को बनाना जो कि इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद हो, बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन एक बेस्ट एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया एक प्रोडक्ट है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, जो कि डायबिटीज के शुगर जो मरीज होते हैं उनके लिए जरूरी होते हैं। अब इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे वो अपने बॉडी में, तभी उनके ब्लड में जो ग्लूकोज का तादाद होता है या जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कंट्रोल रहता है। और तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही निकला या डेफिनेशन यही निकला कि जानदार चीज का अब ये इंसुलिन है वो भी बैक्टीरिया के इस्तेमाल से ही बनाया जाता है। बैक्टीरिया एक जानदार है, यूनिसेलुलर जानदार है, इसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को बनाना या फिर जानदार का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को बनाना, प्रोडक्ट को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका मिसाल है इंसुलिन। ओके, नंबर 12 पर है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी में हम तमाम जानदारों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, यानी सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं हम सोशियोबायोलॉजी में। सोशल बिहेवियर क्या होते हैं, मुख्तलिफ जानदारों में एक दूसरे के साथ जो रवैया होता है या एक दूसरे के ऊपर असरात जो होते हैं उनको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब जैसे मिसाल के तौर शेर से हर कोई डरता है, और खरगोश की अगर हम बात करें तो हर कोई उसको अपने करीब लाता है, उससे प्यार करते हैं। तो ये इनका, अब देखो जानदार इंसान भी जानदार है, लेकिन एक से डर रहा है, एक से प्यार कर रहा है, एक को अपने करीब ला रहा है। तो अब इन दोनों जानदारों के बीच में या जितने भी जानदार है इनके बीच में इंटरेक्शन, इनका जो रवैया होता है, इनका जो बिहेवियर होता है दूसरे जानदारों के साथ, इनके आपस के जो रवैया होता है या इनका जो बिहेवियर होता है, उनको हम सोशियोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, तमाम वो जानदार जो अपना खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मच्छर की बात करते हैं, मच्छर अपना खुराक लेने के लिए इंसान के खून चूसते हैं और इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम बालों में मौजूद जू की बात करते हैं तो ये भी खून चूसने के लिए इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो तमाम वो जानदार
जो अपना खुराक लेने के लिए दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में पढ़ने को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी, अक्सर मेडिकल स्टोर्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ कि फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब होता है दवाखाना। तो फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स यानी दवाइयाँ, ड्रग्स असल में दवाइयों को कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग्स या फिर ड्रग्स के जो एक्शंस होते हैं इंसानी बॉडी पर या फिर किसी भी जानदार की बॉडी पर, ड्रग्स के जो असरात होते हैं या फिर उनके दवाइयों के असरात या फिर उनका जो एक्शन इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर, उनके बारे में पढ़ना फार्माकोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तमाम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना जिनसे इंसानी सेल बने हुए हैं या इंसानी सेल, इंसानी नहीं बल्कि हर जानदार की जो सेल है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने लिखे हुए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये तमाम वो मॉलिक्यूल है जिनसे सेल, अब देखो हमने कहा कि सेल जो है वो केमिकल की बुनियाद पर बने यानी केमिकल से बने हुए होते हैं। अब वो केमिकल कौन से है, वो मॉलिक्यूल्स कौन से है, वो एटम जो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, जिनसे सेल की अंदरूनी जो ऑर्गन्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको हम लिटिल ऑर्गन्स कहते हैं, वो बने हुए हैं या फिर मुकम्मल सेल बना हुआ है, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हमारे यही पे एंड होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।